1.5-2 घंटे हुए थे कि किसी आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैं तेजी से उठकर बैठ गया और खुद ब खुद शॉटगन का दस्ता गिरफ्त में ले लिया। तभी मुझे वो आवाज एक बार फिर सुनाई दी। मेरे हवास बहाल हो चुके थे, लिहाजा मैंने वो आवाज फौरन पहचान ली। उसके साथ ही मेरा दिल खुशी से नाच उठा। ये रवि भागवत के कराहने की आवाज थी, यानी वो होश में आ चुका था। मैंने उसका जायजा लिया। वो वाकई होश में था और उसकी आंखें कमरे के छत पर जमी हुई थी। उसने गर्दन मोड़ने की कोशिश की। उसके साथ ही वो एक बार फिर कराहा। मैं उसके पास पहुंचा और फिर पेशानी छूकर पूछा, अब कैसी तबीयत है रवि बाबू? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर कराहा। मुझे लगा उसे मुझे पहचानने में मुश्किल पेश आ रही है। मैंने नरम लहजे में कहा, मैं शमशेर सिंह हूँ रवि बाबू, ध्यान सिंह का मामा और मैनेजर। आपको सर में चोटें लगी थी, अब कैसी तबीयत है आपकी? उसने धीमे कमजोर से लहजे में कहा, शमशेर सिंह। फिर उसने चौंक कर कहा, आप यहाँ कैसे? और वो डाकू कहाँ गए? वो फिर कराहा और मंदिर का जायजा लेने लगा। उसने हैरत भरे लहजे में कहा, ये तो दुर्गा माता का मंदिर है, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? वो डाकू कहाँ है? एक बदमाश ने पिस्टल का बट मेरे सर पर मारा था और दूसरे ने शॉटगन। तभी उसकी नजर दीवार के साथ खड़ी शॉटगन पर पड़ी। उसके साथ ही उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। बोला, ये तो वही शॉटगन है, क्या तुम डाकुओं के साथी हो? उसकी बात पर मेरा कहकहा लगाने को दिल चाहा, मगर कीर्ति महाराज काढ़ा पिलाने के लिए किसी भी लम्हे टपक सकता था। लिहाजा मैंने संजीदा लहजे में कहा, आपने ठीक पहचाना रवि बाबू, ये शॉटगन डाकुओं ही की है, मगर मैं डाकू नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको उनकी कैद से छुड़ा कर लाया हूँ। ये शॉटगन मैंने उनसे ही छीनी थी। रवि भागवत को हैरानी का शदीद झटका लगा। वो गालिबन मेरा दावा सच मानने से हिचकिचा रहा था, लिहाजा उसे यकीन दिलाने के लिए तमाम वाकयात मुख्तसर अल्फाज में लगभग जूं के तूं सुना दिए। मैंने ये कहकर इख्तिताम किया, आपको अब भी यकीन नहीं है तो गौर कीजिए कि आप बिल्कुल आज़ाद हैं और इस शॉटगन का रुख आपकी तरफ नहीं है। आपका मुलाजिम अरविंद भी मेरी तायद करेगा। उसकी कमर में शदीद चोट न लगी होती तो वो भी मेरे साथ होता। रवि भागवत के चेहरे के तासुरात तेजी से बदले। मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि मेरे दलाइल उसे कायल करने में कामयाब रहे हैं। ताहम मैंने बात जारी रखी। कहा, मेरे साथ चलकर बाहर खड़ी अपनी क्राइसलर गाड़ी देखकर तस्दीक कर लीजिए। उसका रुख पठानकोट की तरफ, यानी आपकी हवेली की तरफ है। फ्यूल टैंक खाली ना होता तो मैं आपको अब तक अस्पताल पहुंचा देता। रवि भागवत जवाब में कुछ कहना चाहता था, मगर मैंने बात जारी रखी। कहा, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमें इस जंगल में देसी इलाज का एक माहिर मिल गया जिसकी दवा कारगर रही और आप जिंदगी की तरफ पलट आए। उस पागल डाकू ने तो शॉटगन का दस्ता मारकर आपकी खोपड़ी लगभग तोड़ ही दी थी। मेरी बात पूरी होते ही रवि भागवत ने जज्बात से बोझल लहजे में कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा शमशेर सिंह कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। पहले आप मुझे माफ कर दें। आपने जान खतरे में डालकर मेरी जिंदगी बचाई और आज़ादी दिलाई और मैंने आप पर ही शक किया। मैंने शगुफ्ता लहजे में कहा, कोई बात नहीं रवि भागवत जी, देर आए दुरुस्त आयत। अब जरा जल्दी से मेरी बात सुनिए। आपको नई जिंदगी देने वाले शख्स का नाम कीर्ति महाराज है। वो दवा की खुराक देने के लिए बस यहाँ आने ही वाला है। रवि भागवत मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। कहा, भगवान ने उस कीर्ति महाराज को मुझे नया जीवन देने के लिए यहाँ भेजा है। उसका भी मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है। काश मैं उसके एहसान का बदला चुका सकता, मगर इस वक्त तो मैं खुद लुटा पटा और कंगाल हूँ। मैंने जल्दी से गुफ्तगू की डोर अपने हाथ में ली। कहा, फिक्र न करें रवि बाबू, हम उसका दिल खुश करके ही यहाँ से जाएंगे। पहले आप मेरी पूरी बात सुन लें। उसे मुतवज्जे पाकर मैंने बात आगे बढ़ाई। कहा, मैंने कीर्ति महाराज को आपके इगवा और डाकुओं के बारे में कुछ नहीं बताया। ये सच बताने का फायदा कुछ भी नहीं है, मगर उसने ये सब बातें आगे फैला दी तो खामखा पेचीदगी पैदा हो सकती है। रवि भागवत ने हाँ में गर्दन हिलाई तो मैंने कहा, मैंने बताया है कि आप मुझे सड़क किनारे गाड़ी में बेहोश मिले थे। एक शख्स ने मुझे आपको जल्द से जल्द बड़े अस्पताल पहुंचाने की हिदायत की थी। मैं आपको पठानकोट ले जा रहा था कि फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से गाड़ी इस मंदिर के सामने रुक गई। बेहतर होगा कि आप भी इसी कहानी को आगे बढ़ाएं और उसे बताएं कि लुटेरों ने आपको लाठियां मारकर बेहोश कर दिया था और आपसे सब कुछ छीन कर फरार हो गए। रवि भागवत ने कहा, यही बेहतर रहेगा, मगर मैं जिंदगी बचाने पर उसे कुछ इनाम जरूर देना चाहता हूँ। तुम्हारे पास कुछ रुपया है तो मुझे उधार दे दो, मैं पठानकोट पहुंचकर तुम्हें लौटा दूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपने बहुत अच्छा सोचा है, मगर कीर्ति महाराज के पास पैसे की कमी नहीं है। ये नकद इनाम से खुश नहीं होगा। इसे खुश करने का मैंने दूसरा तरीका सोचा है। मेरी बात सुनकर रवि भागवत ने चौंक कर मुझे देखा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कीर्ति महाराज का दिल इस शॉटगन पर आ गया है। वो खुद भी किसी जमाने में इस मॉडल की शॉटगन का मालिक रह चुका है। ये हथियार देखकर उसे वो दौर याद आ गया है। यहाँ से जाते हुए आप बतौर इनाम उसे ये थमा दीजिएगा।
वो खुश हो जाएगा और हमारी इस लानती हथियार से जान छूट जाएगी। ये सुनकर रवि भागवत खुश होकर बोला, वाह भाई, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। फिर पहले से भी ज्यादा पुरजोश लहजे में कहा, मुझे एक बात बताना तो याद ही नहीं रहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेल रही थी। उसने मसरूर लहजे में कहा, वो खुशखबरी ये है कि हमें यहाँ रात गुजारने की जरूरत नहीं है। हम अभी और इसी वक्त यहाँ से रवाना हो सकते हैं। मैंने ये सुनकर हैरत से उसे देखा। वो बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अक्सर ऐसे दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है जहाँ फ्यूल ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए मेरी गाड़ी की डिग्गी में 2-3 गैलन फ्यूल हर वक्त मौजूद रहता है। मैंने खुश होकर कहा, बहुत खूब, फिर तो बात बन गई। बस हम कीर्ति महाराज से इजाजत लेकर यहाँ से निकलते हैं। मगर आपकी चोटों का क्या हाल है? आप सफर करने के काबिल हैं या? वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, दर्द तो है, खास तौर पर गर्दन हिलाने से तो जान निकल जाती है, मगर फिक्र न करें, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मैंने कहा, हम आपकी तबीयत मजीद संभलने तक यहाँ रुक सकते हैं, चंद घंटों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रवि भागवत ने गंभीर लहजे में कहा, मुझे अपने साथियों की बहुत फिक्र है शमशेर भाई, खास तौर पर अपने गार्ड प्रभु की। भगवान करे उसे खतरनाक चोटें ना आई हों। मेरा बस चले तो मैं उड़कर वहां पहुंच जाऊं। उसकी बातों में वजन था, लिहाजा मैंने कहा, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, हमारा जल्द से जल्द आपकी हवेली में पहुंचना ही मुनासिब है। आप गाड़ी की पिछली सीट पर लेट जाइए ताकि धचके लगने से ज्यादा तकलीफ ना हो। उसने जवाब में हाँ में सर हिलाया। मैंने मजीद कहा, इससे पहले कि कीर्ति महाराज जहां पहुंचे, आप अपनी कहानी पक्की कर लीजिए कि आप कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, और डाकू ने आपको कैसे जख्मी करके बेहोश किया। उसने एतमाद से सर हिलाया, बोला, ये कोई मसला नहीं है, मैं थोड़ा सा रंग भरते हुए आप ही के घड़े हुए किस्से की तायद करूंगा, मगर ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, बहुत मुनासिब, आप कुछ देर और आराम करें ताकि आपके दिमाग को सुकून पहुंचे और दर्द मजीद कम हो जाए। रवि भागवत ने मेरी बात मान ली। कीर्ति महाराज ने हमें कोई निस्फ घंटे इंतजार करवाया। बिलाखिर दरवाजे पर आहट हुई और कीर्ति महाराज हाथ में एक भाप उड़ाता बर्तन उठाए दरवाजे से दाखिल हुआ। रवि भागवत को होश में देखकर कीर्ति महाराज चौंका। उसके चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट उभरी। फिर उसने कहा, आप होश में आ गए बाबूजी, भगवान ने बड़ी कृपा की, वरना चोटें तो बहुत गहरी थीं, आपकी जान भी जा सकती थी। रवि भागवत ने गर्मजोशी से कहा, अब मैं ठीक हूँ कीर्ति जी, जान बचाने पर मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मुझे मौत के मुंह से वापस खींच लाए। कीर्ति महाराज ने जवाब में आजिज़ी से कहा, आपकी जान बचाने का असल सेहरा तो इस भले मानस के सर है रवि बाबू। ये जहां लेकर ना आते तो मैं कच्चे पक्के टोट के कैसे आप पर आजमाता। ये कहकर कीर्ति महाराज ने मुझे रवि भागवत को सहारा देकर बिठाने का इशारा किया। इस पर रवि भागवत ने कहा, इनका तो मैं पहले ही शुक्रिया अदा कर चुका हूँ कीर्ति जी। वो अपनी कराहें जब्त करते हुए उठकर बैठ गया और फिर धीमे लहजे में बोला, भगवान को मेरी जिंदगी बचानी थी, इसलिए आप दोनों को मेरी मदद के लिए भेज दिया, वरना लुटेरों ने तो मुझे खत्म कर ही दिया था। मैंने कहा, हमें शर्मिंदा न करें रवि बाबू, ये बताएं क्या बीती है आप पर। उसने ठहर ठहर कर तयशुदा मन घड़त किस्सा सुना दिया। मैंने गहरी हमदर्दी का इजहार किया। काढ़ा पिलाने के बाद कीर्ति महाराज ने रवि से उसकी तबीयत मालूम की और फिर इत्मीनान का इजहार किया कि उसकी चोटों में बहुत जल्द इफाका हो जाएगा। मैंने उसे मुखातिब करके कहा, कीर्ति महाराज, रवि बाबू ने बताया है कि इनकी गाड़ी की डिग्गी में फालतू ईंधन मौजूद है और इनकी ख्वाहिश है कि हमें फौरन यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। आपके ख्याल में क्या रवि बाबू गाड़ी में सफर कर सकते हैं? कीर्ति महाराज ने कदरे हिचकिचाहट के साथ कहा, इनकी जिंदगी खतरे से बाहर आ चुकी है। अभी काढ़े की जो खुराक दी है, इससे दर्द और भी कम हो जाएगा। अगर ये रास्ते में झटकों से होने वाला दर्द बर्दाश्त कर सके तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये सुनकर मैंने सवालिया नजरों से रवि भागवत की तरफ देखा। उसने बिला तवक्कुफ कहा, यहाँ से फौरन रवाना होना ही हमारे हक में बेहतर है। फिक्र न करें, मैं शदीद तरीन दर्द बर्दाश्त कर लूंगा। मैंने कीर्ति महाराज को मुखातिब करते हुए कहा, रवि बाबू ने हिम्मत बांध ली है तो बस फिर इजाजत दें महाराज। कीर्ति महाराज ने हाँ में गर्दन हिलाई। तभी रवि ने कीर्ति महाराज को अपना तारुफ करवाते हुए पेशकश की कि उसे किसी भी किस्म की मदद दरकार हो तो वो बिला झिझक पठानकोट में उसकी हवेली पर आ सकता है। मैंने कहा, रवि बाबू, अपने कीर्ति महाराज को रुपए की जरूरत नहीं है। अगर आप वाकई इन्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं तो ये शॉटगन, कारतूसों की पेटी समेत इन्हें भेंट कर दें। ये इसी मॉडल के मालिक रह चुके हैं, इनका दिल भी खुश हो जाएगा। जाहिर है डाकुओं के मनहूस हथियार से जान छुड़ाने में रवि भागवत को क्या एतराज हो सकता था। कीर्ति महाराज ने तेल गाड़ी की टंकी में मुंतकिल करवाने में मदद दी और हमें गर्मजोशी से रुखसत किया। मेरे इसरार के बावजूद रवि भागवत अकबी नशिस्त पर लेटने की बजाय फ्रंट सीट पर बैठ गया। रास्ते में वो कई बार दर्द से कराहा, मगर बदस्तूर मेरे पहलू में बराजमान रहा। मैंने उसका ध्यान दर्द से हटाने के लिए उसकी क्राइसलर गाड़ी की तारीफ की। मेरी ये तरकीब कामयाब रही।
वो इस गाड़ी से अपनी मोहब्बत जताते हुए उसकी शान में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाता रहा। इस दौरान में मेरी नज़रें वक्तन फवक्तन जंगल का बगौर जायजा लेती रहीं। कीर्ति महाराज ने जो कुछ बताया था उसकी रोशनी में तेंदुओं का कोई गोल हमारे इस्तकबाल के लिए बरामद हो जाता तो अचंभे की बात न होती। मेरे पास मौजूद रवि भागवत के गार्ड का ब्राउनिंग पिस्तौल खासा ताकतवर हथियार था, मगर हम 2 नाली शॉटगन कीर्ति महाराज की नजर कर आए थे। मैंने ये खदशात रवि भागवत के इल्म में लाने की जरूरत महसूस नहीं की। लगभग आधे घंटे के बाद जंगल छिदरा पड़ने लगा और सड़क भी ढलवान होती गई। बज़ाहिर तेंदुओं की राजधानी से निकलने पर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। ताहम रवि भागवत के चेहरे पर तनाव के आसार थे। मैंने गुरखा गार्ड को जिस हालत में देखा था उसके पेश नज़र मुझे खुद भी खदशा था कि हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी ज़िंदगी बचने के इम्कानात कम होते चले गए होंगे। खुदा खुदा करके हमारी गाड़ी चक्की का दरिया पार करके पठानकोट में दाखिल हो गई। मैंने गाड़ी मरकजी शाहरा से दाईं तरफ ढिंगू रोड पर मोड़ ली। रात कभी की आधे से ज्यादा गुजर चुकी थी, लिहाजा मुझे गाड़ी भगाने में कोई मुश्किल ना आई। चंद ही मिनट में हम रवि भागवत की हवेली वाली गली में मुड़कर आगे बढ़ रहे थे। मुझे हवेली का फाटक बंद देखकर हैरत हुई। अरविंद कमर की शदीद चोट की वजह से इस काबिल न था कि सीढ़ियां उतरकर फाटक बंद करने आ पाता, जबकि गुरखा दरबान का तो जिंदा होना भी मौजज़ा था। रवि भागवत गाड़ी रुकने का बेताबी से इंतजार कर रहा था। मैंने जैसे ही फाटक के करीब ब्रेक लगाया, वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतर गया और लड़खड़ाता हुआ फाटक से मुल्हिक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरे पहुंचने तक वो दरवाजा धकेल चुका था जो अंदर की तरफ खुलता था। हम दोनों लगभग एक साथ ही अंदर दाखिल हुए। रवि भागवत सीधा दरबान के कैबिन की तरफ बढ़ा, ताहम मेरी नजरें उस तरफ उठी जहां मैं गुरखे दरबान को बेसुध पड़ा छोड़ गया था। मैं ये देख कर चौंका कि वो जगह अब खाली है। इसका मतलब था कि किसी ने दरबान को वहां से उठा लिया है या वो खुद उठकर कहीं चला गया है। ताहम इसका इम्कान न होने के बराबर था। तभी रवि भागवत लौट आया। उसने तशवीश भरे लहजे में कहा, प्रभु यहाँ तो नहीं है, कहाँ चला गया वो? मैंने उसे तसल्ली दी, कहा अभी चलकर अरविंद से पूछते हैं, शायद उसे मालूम हो। रवि भागवत ने कहा, हाँ भाई चलो, मैं उसे फौरन अस्पताल पहुंचाना चाहता हूँ। भगवान करे कि उसकी जिंदगी बच जाए। तशवीश की शिद्दत ने रवि को अपनी चोटें और दर्द सब भूलने पर मजबूर कर दिया। बरामदे में पहुंचते ही मैं और रवि नशिस्त गाह की तरफ बढ़े। अंदर कदम रखते ही हमें पता चल गया कि वहां कोई नहीं है। मैंने रवि भागवत को वहीं इंतजार करने को कहा और फिर खुद तेजी से जीने चढ़ते हुए पहली मंजिल पर अरविंद के कमरे का रुख किया, मगर मुझे उसका बिस्तर खाली मिला। मैंने एहतियातन उस मंजिल के बाकी 2 कमरों का भी जायजा लिया। मुझे वहां सब कुछ उलट पलट नजर आया, मगर वहां भी कोई नहीं था। मैं उलझन भरे जहन के साथ नशिस्त गाह में पहुंचा तो हुलिये से मुलाजिम दिखाई देने वाला एक बूढ़ा शख्स रवि से बात करता नजर आया। मुझे देखकर रवि भागवत ने खुशी और जोश के मिले जुले जज्बात के साथ कहा, खुशी की खबर है शमशीर भाई, अरविंद और प्रभु अस्पताल पहुंच चुके हैं। उन्हें मेरे पड़ोसी डॉक्टर अजय शर्मा अपनी गाड़ी में सिविल अस्पताल लेकर गए हैं। गुरधारी लाल डॉक्टर अजय के मुलाजिम हैं, उन्होंने ही बताया है। मैंने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है रवि बाबू। डॉक्टर अजय ने उन दोनों का मुआयना तो किया होगा, उन्होंने प्रभु के बारे में कुछ बताया है? मैंने ये सवाल गुरधारी लाल को मुखातिब करके किया था। उसने ठेठ पंजाबी में कहा, डॉक्टर बाबू ने कुछ बताया तो नहीं, मगर वो गार्ड का मुआयना करके फिक्रमंद नजर आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने इसे गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और अरविंद को साथ लेकर सिविल अस्पताल रवाना हो गए। ये जवाब गैर मुतवक्के नहीं था, इसलिए मैंने फौरन अगला सवाल किया। कहा, डॉक्टर अजय शर्मा यहाँ कैसे पहुँच गए? मेरा मतलब है उन्हें। रवि भागवत ने मुस्तरिब लहजे में मेरी बात काटते हुए कहा, उन्हें अरविंद ने टेलीफोन करके बुलवाया होगा। वो किसी न किसी तरह गिरते पड़ते यहाँ पहुँच गया होगा। हमें यहाँ बातों में वक्त ज़ाया करने की बजाय फौरन सिविल अस्पताल पहुँचना चाहिए। भगवान करे हमारे पहुँचने तक प्रभु की हालत संभल चुकी हो। मैंने कहा, वाहिगुरु ने चाहा तो ऐसा ही होगा। अरविंद ने यहाँ टेलीफोन करने में जो तकलीफ उठाई है, ऊपर वाला उसे रायगा नहीं जाने देगा। ये लड़का तो मेरे अंदाजे से ज्यादा बहादुर निकला। रवि भागवत ने फाटक की तरफ बढ़ते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और कदरे फख्र भरे लहजे में बोला, मैं इसीलिए तो उसे इतना अजीज रखता हूँ। ताहम मुझे तस्लीम करना पड़ा कि अपने पुरतायुश तर्ज जिंदगी से कतई नजर रवि भागवत खुद भी एक बाहिम्मत और सख्त जान इंसान है। मैंने गाड़ी ढिंगू रोड की तरफ बढ़ाते हुए रवि से पूछा, ये सिविल अस्पताल यहाँ से कितनी दूर है? रवि भागवत ने संजीदा लहजे में कहा, ज्यादा से ज्यादा 2 मील होगा। हम ढिंगू रोड पर बाईं तरफ कोई 1.5 मील चलेंगे तो डलहौजी रोड पर पहुंच जाएंगे। दाएं हाथ फरलांग भर आगे बढ़कर हम बाएं तरफ मुड़ेंगे और कोई 1.5-2 फरलांग आगे बढ़ते ही सिविल अस्पताल पहुंच जाएंगे। डॉक्टर अजय ने करीब होने की वजह से ही उस अस्पताल का इंतखाब किया है।
वरना वो यकीनन मिलिट्री अस्पताल का रुख करते, जहां के कर्ता धर्ता उनके छोटे भाई मेजर डॉक्टर अक्षय शर्मा हैं। रवि भागवत ने जो कुछ कहा उसमें मेरे लिए दिलचस्पी का जाविया मौजूद था, लिहाजा मैंने वो बात ज़हन नशीन कर ली। तभी रवि भागवत ने गंभीर लहजे में कहा, मेरे अगवा और फिर आपकी तरफ से जान खतरे में डालकर मुझे छुड़ा कर लाने की जो तफसील बताई है वो नाकाबिले यकीन लगती है। मैं इस एहसान का बदला कभी नहीं उतार सकता। मैं सचमुच दर्दनाक मौत के जबड़ों से वापस आया हूँ। मैंने उसे एहसानमंदी के बार बार इजहार से मना किया और फिर संजीदा लहजे में कहा, मेरी एक दरखास्त है रवि बाबू, मुझे उम्मीद है आप मेरी बात नहीं टालेंगे। मेरी बात सुनकर वो चौंका और पुरजोश लहजे में बोला, आप बेफिक्र होकर बोलें शमशेर भाई, यूं समझे कि मैंने आपके कहने से पहले ही आपकी बात मान ली है। मैंने बदस्तूर गंभीर लहजे में कहा, मैं चाहता हूं कि इस सारे मामले में मेरा नाम ना आए। आप ये सब कार्रवाई किसी नामालूम शख्स के खाते में डाल सकते हैं। दरअसल मैं पुलिस कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मेरे तजर्बे के मुताबिक इस तरह के मामलात में जलील ख्वार होने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। वैसे भी आपको छुड़ाने की कोशिश के दौरान कोई डाकू मर गया होगा तो मुझे लेने के देने पड़ सकते हैं। रवि भागवत ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर अजीब पुरस्कार लहजे में बोला, एक बात बताऊं शमशेर भाई, आप तो सिर्फ अपना नाम इस सारे मामले से निकालना चाहते हैं ना। आप मेरी बेबसी देखें, मैं चाहूं भी तो ये मामला पुलिस तक नहीं ले जा सकता। रवि भागवत की ये बात सुनकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। उसने संजीदा लहजे में कहा, मेरी इस बात पर हैरान ना हो शमशेर भाई, ये ठीक है कि मुझे अगवा करने और मेरे साथियों पर वहशियाना तशद्दुद करने वालों ने मुझसे शदीद ज्यादती की है, मगर मैं उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवा सकता। ये सीधी सीधी खुदकुशी होगी। रवि ने जो कुछ बताया उसने मेरी हैरानी में इजाफा कर दिया, लिहाजा मैंने कहा, जरा खुलकर बताएं रवि बाबू, इस जुल्म के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने का मतलब खुदकुशी कैसे? उसने जवाब में धीमे लहजे में कहा, शमशेर भाई, आप भी सरदार हैं, आपको अलहदगी पसंदों की खालिस्तान तहरीक का तो पता होगा। रवि भागवत की ये बात सुनकर हैरत का एक और झटका लगा। इस सारे मामले में खालिस्तान तहरीक कहाँ से आ गई? ताहम मुझे बिला तवक्कुफ हाँ या ना में जवाब देना था, लिहाजा मैंने संजीदा लहजे में कहा, हाँ बिल्कुल पता है। मेरे कुछ जानने वाले जवानों के बारे में पता चला है कि वो खालिस्तान तहरीक में शामिल हो चुके हैं और हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद हमारी सिख कौम से नाइंसाफियों और जुल्म के नाम पर मजीद नौजवानों को भी खालिस्तान तहरीक में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और गुरुद्वारों में खुफिया चंदा भी जमा किया जा रहा है। रवि भागवत ने संजीदा लहजे में कहा, आपने बिल्कुल ठीक सुना है शमशेर सिंह भाई, मगर मुझे जिस तरह दौलत ऐंठने के लिए अगवा किया गया है, इससे लग रहा है कि अब खालिस्तान तहरीक के करता धरता अपने मकसद के लिए दरकार बेपनाह दौलत इकट्ठी करने के लिए हर जायज़ नाजायज़ हरबा इस्तेमाल करने पर उतर आए हैं। रवि भागवत ने खालिस्तान तहरीक पर बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया था, मगर मैं उस जैसे समझदार और सुलझे हुए इंसान से किसी बेबुनियाद बात की तवक्को नहीं कर सकता था। ताहम यह मुमकिन था कि उसने किसी गलत फहमी की बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ किया हो। एक वजह यह भी हो सकती थी कि उसे अगवा करने वाले डाकुओं का पूरा गिरोह सिखों पर मुश्तमिल था। ताहम इस शक की वजाहत रवि भागवत ही कर सकता था। लिहाजा मैंने संजीदा लहजे में पूछा, रवि बाबू, ये खालिस्तान तहरीक वाली बात आप इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं? वो डाकू तो आपके घर में मौजूद 1 लाख रुपया लूटने आए थे। अगवा करके साथ ले जाने का फैसला तो उन्होंने वो 1 लाख रुपया बरामद न होने पर किया था। रवि भागवत ने बदस्तूर गंभीर लहजे में कहा, मैंने ये खालिस्तान तहरीक वाली बात खुद उन डाकुओं की ज़बानी उस वक्त सुनी थी जब मैं जीप के पिछले हिस्से में उनके पैरों में पड़ा था। मैं होश में आ चुका था, मगर मैं फरार का कोई मौका मिलने की उम्मीद में चुपचाप पड़ा रहा। एक ने दूसरे से अपने सरगना सुखबीर सिंह की सख्त मिजाजी की शिकायत की थी। वो खुद तो किसी गुरुद्वारे के मेहमान खाने में ऐश कर रहा था और इन लोगों को नाकाम कार्रवाई पर डांट रहा था। इस पर दूसरे डाकू ने उसे समझाया कि वो सब कुछ अपना खालिस्तान देश बनाने के लिए कर रहे हैं और जब अपना मकसद इतना बड़ा हो तो इतनी छोटी छोटी बातों पर दिल खट्टा नहीं करते। वैसे भी सुखबीर सिंह ने तो खालिस्तान तहरीक के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। मैंने उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी। उसने अपने अगवा की कार्रवाई बिलाशुबा ठोस बुनियाद पर खालिस्तान तहरीक के जिम्मे डाली थी। उसने जो नाम बताया था उसे सुनकर मेरे दिमाग में घंटियां सी बजने लगीं। सुखबीर सिंह, खालिस्तान तहरीक का एक करता धरता, गुरुद्वारा। इस दौरान में हमारी गाड़ी डलहौजी रोड पर पहुंच चुकी थी। मैंने रवि भागवत की हिदायत के मुताबिक स्टीयरिंग दाएं तरफ घुमा दिया। वहां सड़क की चौड़ाई बढ़ने के साथ हालत भी बेहतर हो गई थी। रवि भागवत ने बताया कि ये शाहराह मशहूर सियाहती मकाम डलहौजी तक जाती है। कुछ फासला तय करने के बाद मैंने रवि भागवत की हिदायत के मुताबिक गाड़ी बाईं तरफ जाने वाली घने दरख्तों में घिरी सड़क पर मोड़ ली। मैंने डाकुओं के सरगना के नाम की तस्दीक करने के बारे में सोचा, मगर इस असना में हम एक जदीद तर्ज की साफ सुथरी इमारत के अहाते के फाटक से अंदर दाखिल हो गए। रवि भागवत ने बमुश्किल गाड़ी रुकने का इंतजार किया और दरवाजा खोलकर हत्तुल इम्कान तेजी से इमारत के दरवाजे में दाखिल हो गया।
मैं गाड़ी पार्क करके उतरा ही था कि मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ। उसके साथ ही मेरे जहन में बहुत कुछ वाजे होता चला गया। वो डाकू आपस में जिस सुखी भाई और सुखी वीर का जिक्र कर रहे थे वो दरअसल वही सुखबीर सिंह है जिससे गोल्डन टेम्पल में मुलाकात हुई थी और जिसके साथ मिलकर मैंने कश्मीरी बहनों के अगवा और फरोख्त के मरकजी किरदार और मेंबर असेंबली मिट्ठू सिंह को भरे दरबार में जहन्नम रसीद किया था। ये ख्याल आते ही मैं ठिठक कर वहीं रुक गया। अगर इस अगवा का मंसूबा साज सुखबीर सिंह वही निडर जांबाज सरफरोश जवान है जिसने अपनी जिंदगी खालिस्तान तहरीक के लिए मुख्तस कर रखी है, ताहम इतने अजीम और काबिल फ़ख्र मकसद के लिए आम शहरी अगवा करके तावान वसूली जैसा घटिया जुर्म मेरे लिए नाकाबिल कबूल था। बहरहाल वो वक्त अखलाकी पहलुओं पर गौर करने के लिए मुनासिब नहीं था। मुझे उस वक्त जल्द से जल्द सुखबीर का पता लगाकर उस तक पहुंचने की कोशिश करनी थी। गोल्डन टेम्पल की निगरानी और टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड होने के इंकशाफ के बाद वहां सरगर्मियां जारी रखना सुखबीर सिंह और उसके साथियों के लिए लगभग नामुमकिन हो गया होगा। इसलिए गोल्डन टेम्पल छोड़कर अपनी सरगर्मियों का मरकज कहीं और मुंतकिल कर दिया था और वो जगह गालिबन वही गुरुद्वारा था जिसका जिक्र रवि भागवत ने जीप में चोरी छुपे सुना था। अगर मैं नाम और महल वकू का पता लगाकर उस मंदिर तक पहुंच जाता तो सुखबीर सिंह से मुलाकात हो सकती थी।